हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टर्न पर हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के फार्मूले देखे, उसी को अप्लाई करके उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बना रहा हूँ कि मान लीजिए कि ब्लॉक है, इसका मास है 1 kg। यहाँ म्यू एस की वैल्यू दी है 0.6 और म्यू के की वैल्यू दी है 0.4 और इस पर एक फोर्स लग रहा है F। टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, टाइम t इन सेकेंड्स। फोर्स कितना है 2t न्यूटन, वेयर t इज इन सेकेंड। तो आपको ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन इधर पॉजिटिव आना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर t 0 से लेकर कितना सेकंड ले लें पता नहीं, 5 सेकंड ले लेते हैं, चलो ठीक है। 5 सेकंड में काम हो जाएगा क्या, देखते हैं। अब ये मोशन स्टार्ट करेगा कब, जब ये फोर्स टाइम t इक्वल टू 0 पे तो 0 है, बढ़ते बढ़ते लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए अपने क्या बनाना पड़ेगा, FBD। तो FBD बनाया मैंने, इस पर नीचे लग रहा है 1G नॉर्मल रिएक्शन और इधर ये फोर्स F। नॉर्मल रिएक्शन कितनी लगेगी 1G मतलब 10 न्यूटन। तो म्यू एस इंटू एन के फार्मूले से ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10 से 6 न्यूटन। तो फोर्स लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर कब होगा, तो हमारा अप्लाइड फोर्स है 2t और लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है 6 न्यूटन। तो टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड पर मोशन स्टार्ट्स, ऐसा हम कह सकते हैं। तब तक क्या होगा, तब तक ये रेस्ट में रहेगा, मतलब 3 सेकेंड तक ये एक्सेलरेशन इसका 0 है, ऐसा मैं समझ आया। तो इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ में हमने ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ लिया टाइम इन सेकंड, यहाँ लिया एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3 सेकंड तक तो ग्राफ ऐसा आएगा 0 एक्सेलरेशन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फोर्स ये और बढ़ेगा तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो t ग्रेटर देन 3 सेकंड के लिए जब इसका FBD देखोगे तो इस पर एक फोर्स तो F लग रहा है ऐसा, इधर 1G लग रहा है, इधर नॉर्मल रिएक्शन वही है 10 न्यूटन, और एक लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के इंटू एन, मतलब 0.4 इंटू 10 मतलब 4 न्यूटन। तो ये 4 न्यूटन का फोर्स ऐसा लग रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा, कितना आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स F माइनस FK डिवाइडेड बाय मास, मीन्स 2t माइनस 4 डिवाइडेड बाय मास। तो एक्सेलरेशन आया 2t माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम के साथ ये भी बढ़ रहा है, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप से। तो टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड के बाद की कहानी है ये, उसके पहले ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा एक्सेलरेशन निकालने का। तो t इक्वल टू 3 रख कर देखो कितना आता है, 3 2 6 माइनस 4 2, मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू अटेन कर लेगा जस्ट आफ्टर 3 सेकंड। और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल है क्या, नो, वर्टिकल है, नो, स्ट्रेट लाइन है विथ स्लोप इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2, tan थीटा कितना है 2, ठीक है। तो इसमें भी देखो कि अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं ना 3 सेकंड पर
3 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो ये पॉइंट हमने इसमें लिया हुआ है, ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो इससे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं कहना, इससे 3 सेकंड पर एक्सेलरेशन 0 बताना। 3 सेकंड के बाद इक्वल टू नहीं आएगा, ये ग्रेटर देन। 3 सेकंड के बाद जैसे फोर्स थोड़ा सा बढ़ता है, 6 न्यूटन से ज़्यादा होता है, ये मोशन स्टार्ट होगी। तो 3 सेकंड के बाद की ये कहानी है। अब कब तक के लिए बनानी है, 5 सेकंड तक के लिए बनानी है। तो 5 सेकंड कहीं यहाँ आ जाएगा। तो 5 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा, 6। उसके बाद का एक्सेलरेशन पूछा नहीं है तो मिटा दो, वरना वो आगे बढ़ता जाएगा। तो हमारा ग्राफ कैसा बना, यहाँ से यहाँ तक ऐसा, और फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसा स्ट्रेट लाइन। अब इतना फिजिक्स में मैथमेटिक्स नहीं समझता बच्चा, इतना बारीकी में फिजिक्स में नहीं पूछते, तो आंसर आपको कैसा दिया होगा, जो आपको सही माना जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक तो 0 है, उसके बाद ऐसा अचानक यहाँ आके 2 हो गया, और फिर ये बढ़ा और 5 सेकंड पर ये 6 हो गया। ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन बताएंगे, बस फिजिक्स में ऐसा सही माना जाएगा। बारीकी में मैंने आपको समझाया कि 3 सेकंड तक तो वो रेस्ट में रहेगा, तो एक्सेलरेशन 0 है, पर 3 सेकंड के बाद, मतलब ये वाला पॉइंट अपन ने इस ग्राफ में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, ब्लैंक है ना ये सर्कल, इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, इसके अंदर पॉइंट है, मतलब कि दिस पॉइंट एट t = 3 सेकंड इज इंक्लूडेड इन दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक। अब देखिए, एक हॉरिजॉन्टल ऐसा फ्लोर है, ये XY प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये Z एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड है। इस पर एक बॉक्स रखा है which is not sliding on this, and this surface is accelerated, and its acceleration is given as 4i cap plus 3j cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अलादीन का कारपेट है, ऐसा उड़ता हुआ जा रहा है हॉरिजॉन्टल, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, रखा हुआ है। ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग, ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग रिलेटिव टू कारपेट। अलादीन का कारपेट है। आपको फाइंड करना है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। वेक्टर फॉर्म में। तो इसको साथ में लेके कौन जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर वो फ्रिक्शन ना होता तो ये बॉक्स वहीं रह जाता और जो कारपेट है वो स्लाइड करके निकल जाता। तो इस बॉक्स पर ऐसा स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए, वही तो इसको ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन A = 4i cap plus 3j cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रहा है। ये ग्राउंड ऑब्जर्वर देख रहा है, ग्राउंड पर खड़ा खड़ा, कि देखो ये दोनों एक साथ एक्सेलरेशन 4i cap plus 3j cap से जा रहे हैं। तो मतलब इस बॉक्स पर जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसा स्टैटिक फ्रिक्शन है जो इस मास m को एक्सेलरेशन ऑफ कारपेट के बराबर एक्सेलरेशन दे रहा है। तो ये 10 × 4i cap plus 3j cap दैट इज़ 40i cap plus 30j cap न्यूटन, ऐसा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इसको अगर मैं रिलेटिव की फ्रेम से करूं
तो मतलब कारपेट पर खड़ा होकर देखूं तो ये कारपेट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड है, और ये बॉक्स यहाँ रखा है, ठीक है ना। और इस पर बैठकर मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ से कारपेट पर बैठकर मैं देख रहा हूँ, तो मैं इसको रेस्ट में देखूँगा बिकॉज इट इज़ नॉट स्लाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू कारपेट। तो जब मैं एक्सेलरेटेड हूँ, एक्सेलरेटेड फ्रेम में मैं बैठकर ऑब्जर्वर देख रहा हूँ, मैंने इसका एफबीडी एक्सेलरेटेड फ्रेम में बनाना पड़ेगा, तो सूडो लगाना पड़ेगा। सूडो किधर लगेगा? इधर सूडो लगेगा, पर ये मुझे रेस्ट में दिख रहा है, इसलिए इस पर कोई ना कोई दूसरा एक फोर्स भी है, और वो अगर हो सकता है टेंजेंशियल फोर्स, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही होगा। अब सूडो फोर्स किधर लगता है? तो भाई सूडो फोर्स लगता है एक्सेलरेशन ऑफ कारपेट के अपोजिट। मतलब सूडो फोर्स क्या होगा? माइनस m इंटू ए फॉर एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ये सूडो फोर्स है। और इसके इक्वल अपोजिट क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। तभी तो ये रेस्ट में दिख रहा है, टेंजेंशियली ये मूव नहीं कर रहा। mg वेट जो है वो तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा। इसकी नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगी, कितनी? 10g यानी 100 न्यूटन जे कैप। और वेट किधर रहेगा? वेट डाउनवर्ड, 10g माइनस जे कैप में रहेगा न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस रिलेटिव फ्रेम में, चूंकि ये रेस्ट में दिख रहा है, एट रेस्ट दिख रहा है, तो ये नेगेटिव ऑफ सूडो फोर्स के बराबर होना चाहिए। मतलब सूडो फोर्स का नेगेटिव करो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 10 4i कैप प्लस 3j कैप, दैट इज 40i कैप प्लस 30j कैप न्यूटन। ऐसा ये स्टैटिक फोर्स का वैल्यू हमने रिलेटिव से निकाल लिया। तो चाहे ग्राउंड फ्रेम में करो इसको, चाहे कारपेट फ्रेम में करो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आपने वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया, 40i कैप प्लस 30j कैप न्यूटन, यहाँ से चाहे यहाँ से। ओके। इसी प्रकार से काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए एक सिचुएशन देखो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये जेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। और ये जो कारपेट है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वेलोसिटी ऑफ कारपेट इन ग्राउंड फ्रेम, ये आपको कुछ दी है, जैसे 4i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड जा रहा है, उड़ता हुआ, हॉरिजॉन्टल उड़ता हुआ जा रहा है। इसके ऊपर एक ब्लॉक को ऐसे स्लाइड करा दिया इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इस ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में दी हुई है, मान लो 4i कैप माइनस 5j कैप मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर along the direction of kinetic friction acting on the block,
किस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ब्लॉक पर, ये बताना है। तो हम पहले ये देखेंगे इस पर बैठकर कि भाई ये कारपेट के रिलेटिव किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, उसके अपोजिट लगा दो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा आंसर क्या होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कारपेट होगी। और एक यूनिट वेक्टर अगर अपन बनाएं तो ये भी यूनिट वेक्टर बनेगा। तो पहले मैंने वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक लिखी ग्राउंड फ्रेम में, फिर वेलोसिटी ऑफ कारपेट लिखी ग्राउंड फ्रेम में, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कारपेट। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 4i कैप माइनस 5j कैप, और वेलोसिटी ऑफ कारपेट कितनी है 4i कैप प्लस 3j कैप। सब्ट्रैक्ट करा तो 4i कैप से 4i कैप कट गया, ये आया माइनस 8j कैप। मतलब कारपेट पर बैठा आदमी इसको ऐसा जाता हुआ देखेगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू कारपेट की डायरेक्शन ऐसी है अलोंग माइनस j कैप। सही बात है भाई, कारपेट 1 सेकंड में 4i कैप मीटर डिस्प्लेस होगा और ब्लॉक भी x एक्सिस के अलोंग 4i कैप मीटर डिस्प्लेस होगा। तो x एक्सिस के अलोंग तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रेट से हो रहा है, तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। लेकिन y एक्सिस के अलोंग ये प्लस j कैप में जा रहा है और ये माइनस j कैप में जा रहा है, तो कारपेट के रिलेटिव ब्लॉक माइनस j कैप डायरेक्शन में जा रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी जो है ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू कारपेट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये प्लस j कैप डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा ऑन द कारपेट। एक्शन रिएक्शन पेयर होता है फ्रिक्शन, ठीक है। अगली सिचुएशन देखो, एक ट्रक पर एक बॉक्स रखा है। ट्रक की वेलोसिटी के बारे में बताया है कि इसकी वेलोसिटी t² मीटर पर सेकंड, जहाँ की t टाइम है, और ये है 0 से 3 सेकंड तक। पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी फॉर टाइम ग्रेटर देन 3 सेकंड। म्यूएस और म्यूके दे रखा है, म्यूएस 0.4 एंड म्यूके 0.25 बिटवीन ट्रक एंड बॉक्स या ब्लॉक। अब आपको फाइंड करना है टाइम व्हेन स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक on truck starts and then ends। स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगी और कब एंड होगी, ऐसा निकालना है टाइम। तो क्या करेंगे, तो पहले तो आप विचार करो कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो इसको भी एक्सेलरेट करना पड़ेगा, इसको वेलोसिटी देना पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन कौन देगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो मोशन स्टार्ट हो रहा है, मैं ट्रक की बात करूं तो ट्रक का क्या कहानी है, ट्रक की कहानी ये है कि 0 से 3 सेकंड तक वेलोसिटी ऑफ ट्रक है t², तो एक्सेलरेशन कितना है 2t। ये है मीटर पर सेकंड, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक समय के साथ बढ़ता जा रहा है। अब ब्लॉक के एक्सेलरेशन की बात करें, अच्छा इसमें एक बात और है, 0 से 3 तक तो ऐसा है, और फिर 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी ऑफ ट्रक हो जाएगी 9 और एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, ठीक।
अब इस ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन ऐसा लगेगा स्टैटिक, जो कि इसको एक्सेलरेट करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो इसका जो भी मास है mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ, इसको ट्रक के साथ चलाएगा। पहले तो स्लाइडिंग नहीं होने देगा। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी μs इंटू एन से 0.4 इंटू mg। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन से आ सकता है वो होगा F लिमिटिंग स्टैटिक, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास। तो ये वैल्यू रखी तो ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। अच्छा, अब इस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन तक इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है, जबकि ट्रक का एक्सेलरेशन पहले तो 0 था, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, और 4 कब हो जाएगा, एक्सेलरेशन इसका 4 कब हो जाएगा, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब एक्सेलरेशन है वो ट्रक का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होने लगेगा, और ब्लॉक के एक्सेलरेशन की तो एक लिमिट है कि ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो स्लाइडिंग विल स्टार्ट, स्लाइडिंग स्टार्ट्स एट एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या यूँ कह लें कि जब एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक ग्रेटर देन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा कब होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक क्या है, 2t, तो इसको 4 से इक्वेट किया तो इससे हमें मिला टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है, एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रक एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम एट t इक्वल टू 2 सेकेंड कितनी होगी। तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 2 रखा तो ये 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्लाइडिंग होगी। तो स्लाइडिंग स्टार्ट कब हो रही है, स्टार्ट हो रही है टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और एंड कब होगी, तो ट्रक की तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 9 मीटर पर सेकेंड पर कांस्टेंट हो जाना है। ब्लॉक की वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड पर 4 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और ब्लॉक की स्पीड बढ़ते 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 जब 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तब उनके बीच में स्लाइडिंग स्टॉप हो जाएगी। तो उसको कैलकुलेट करो। तो मैं इस पार्ट को मिटाता हूँ। तो टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ट्रक की वेलोसिटी एज वेल एज ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है, दोनों की वेलोसिटी ब्लॉक की और ट्रक की 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ट्रक आगे निकल गया, ट्रक का एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो ऐसा काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पर लग रहा है और ट्रक भागे चले जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम अपन लिखें तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास, मतलब म्यू के एम जी डिवाइडेड बाय मास। तो एम से एम कटा, म्यू के की वैल्यू 0.25, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब तक कि ये ट्रक की वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड के बराबर ब्लॉक की वेलोसिटी नहीं हो जाती तब तक ये फास्टर है ट्रक और ये स्लोअर है।
पर इसका एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे की तरफ है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो टाइम t इक्वल टू 2 से लेकर कुछ देर बाद, मतलब t सेकंड तक स्लाइडिंग हुई। कैपिटल T सेकंड का एक ड्यूरेशन है जिसमें स्लाइडिंग हुई, और यहाँ पर स्लाइडिंग स्टॉप हो गई। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक मान लो 9 मीटर पर सेकंड हो गया इस टाइम पर, 2 + t टाइम पर, तो स्लाइडिंग स्टॉप हो गई। तो अपन क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से हमने इसको कैलकुलेट किया तो टाइम 2 सेकंड आया। मतलब टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड ये आ जाएगा। तो 2 सेकंड पर स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है, और t इक्वल टू 4 सेकंड पर स्लाइडिंग स्टॉप हो रही है। तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास, t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। ऐसे दो आंसर हमने प्राप्त कर लिए, स्लाइडिंग स्टार्ट्स एंड स्लाइडिंग एंड्स। ठीक है। डेली लाइफ में फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल है वॉकिंग। वी कैन वॉक ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। इफ देर इज नो फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक ऑन द ग्राउंड। वाई सो? क्योंकि मैन एफर्ट या फोर्स लगाता है जमीन पर, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, ऐसा, तो उसको जमीन रिएक्शन आगे की तरफ देती है, तो इस पर ये आगे की तरफ फोर्स लगता है। पर क्या आपने सोचा ये कौन सा फोर्स होता है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है। स्लिप थोड़ी होते हैं पाँव स्लिप नहीं करना, खड़े खड़े यूँ पाँव स्लिप कर रहे हैं, चलना है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तभी रहेगा जब म्यू रहेगा, मतलब फ्रिक्शन रहेगा। तो फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। अब इस फ्रिक्शन से इसको आगे की तरफ एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो ये जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट डिवाइडेड बाय मास, ऐसा कर लो, तो ये μs इंटू जी, ये इसका मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन होगा, एज वेल एज रिटार्डेशन। मान लो इसने वेलोसिटी पकड़ ली मैक्सिमम, यहाँ पर भागते भागते इसने मैक्सिमम वेलोसिटी पकड़ ली, कुछ से v नॉट। उसके बाद इसको रुकना है, यहाँ पर रुकना है, वेलोसिटी 0। तो ये अब पाँव से ज़मीन पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, ज़मीन इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये रिटार्ड होना शुरू होगा और रुक जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन, यहाँ पर रिटार्डेशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी μs इंटू जी होगी, क्योंकि वो फोर्स पर डिपेंड करती है, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, यही लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो अगर इस पर कोई क्वेश्चन बनाए कि साहब μs आपको दे दिया है 0.5 और v0 है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 है, तो ये कितने मिनिमम टाइम में यहाँ पहुँच सकता है? ये मिनिमम टाइम। तो हम क्या लिखेंगे कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो टाइम मिनिमम लगेगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होगा? एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा μs इंटू जी, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी क्या चाहिए हमको? वेलोसिटी हमको चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो टाइम लगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड मिनिमम टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा लग सकता है अगर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जनरेट ना कराए तो। और रुकने में भी मिनिमम टाइम कितना लगेगा? तो यहाँ पर भी पहुँचने में ये जो टाइम होगा, इसकी मिनिमम टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड होगी। कम से कम 2 सेकेंड में रुक सकता है, और इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकता है चाहे तो। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो 2 सेकेंड में ये मैक्सिमम, और फिर मैक्सिमम से 0, फिर 2 सेकेंड लगेंगे। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है
वो म्यू एस इंटू जी होता है, ये बात आप ध्यान रखना वॉकिंग के लिए। और मान लो कि स्मूथ सरफेस है, जैसे कि आइस की सरफेस या वाटर की सरफेस या फ्लोर पर ऑयल डाल दिया, ऐसा कुछ सिचुएशन बताया, जैसे बोट चल रही है लेक में, तो बोट और वाटर ऑफ लेक के बीच में फ्रिक्शन अपन 0 मानते हैं। इसी प्रकार से आइस सरफेस एंड मैन या ब्लॉक, तो वहाँ पर भी म्यू 0 मानते हैं। तो ऐसी स्मूथ सरफेस अगर है तो हम वॉक ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कि थोड़ी सी स्लिपरी सरफेस है, मतलब म्यू कम है। स्लिपरी सरफेस है मतलब क्या है कि जरा से में आदमी स्लिप हो जाता है। स्लिपरी सरफेस है मतलब क्या है, म्यू क्या है, लेस। तो फिर आदमी को क्या करना चाहिए, तो आदमी को ज़्यादा एक्सेलरेशन से एकदम तेज भागने की कोशिश नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे स्पीड पकड़ना चाहिए उसको। मतलब एकदम हिरन की तरह छलांग नहीं लगाना चाहिए, बड़े बड़े कदम लेके भाग रहे हैं, स्पीड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वरना क्या होगा, वरना स्लिपिंग हो जाएगी। उतना फ्रिक्शन जितना आपको रिक्वायर्ड है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, उतना फ्रिक्शन मिलेगा ही नहीं। तो स्लोली ही आपको मूव करना पड़ेगा। ऐसा बात समझ में आता है। एक और कंसेप्चुअल मज़ेदार क्वेश्चन देखो, ये एक वेज है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन सरफेस इसका थीटा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, इसका मास m है, इसको अपन ने इधर एक्सेलरेट कर रखा है, और म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेज है, एंड ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग ऑन वेज, ऐसा दिया है। और आपसे पूछा फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, इसकी स्लाइडिंग को रोकेगा। तो एफबीडी बनाओ, देखो कौन स्लाइड कराना चाह रहा है, उसके अपोजिट लगा देंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये ब्लॉक बनाया मैंने ऐसा पॉइंट साइज़ का। पॉइंट साइज़ का बनाने से क्या फ़ायदा होता है एफबीडी में, कि उस पर फोर्सेस जब बनाते हो तो एंगल बढ़िया से समझ में आते हैं। तो मैंने बनाया एफबीडी ऑफ ब्लॉक इन वेज रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि जब भी कभी रिलेटिव वाला मामला आता है, लिफ्ट एंड ब्लॉक, कार्ट, हॉरिजॉन्टली मूविंग कार्ट एंड एनीथिंग सस्पेंडेड इन इट लाइक अ पेंडुलम और ब्लॉक इन इट, या वेज एंड ब्लॉक प्रॉब्लम, इसमें ग्राउंड फ्रेम की बजाय रिलेटिव फ्रेम में, लिफ्ट फ्रेम में, कार्ट फ्रेम में, वेज फ्रेम में काम करना आसान होता है। तो इस पर बैठकर तो क्या देखा अपन ने कि ये जो है रेस्ट में है। वेज फ्रेम में ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि ब्लॉक रेस्ट में है। तो ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसका वेट mg, और नॉर्मल के अलाउंग नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शन लगेगा किधर पता नहीं, ऊपर भी लग सकता है नीचे भी लग सकता है। पहले ये देखें कि इसको कौन स्लाइड करने वाला फोर्स है, सुडो, हाँ एक्सेलरेटेड फ्रेम है ना, तो सुडो लगेगा किधर, इधर, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। एंगल से एंगल, ये थीटा, ये 91 है थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, ठीक है ना। कितने फोर्स लग रहे हैं, 3, एक mg, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक सूडो। चौथा लगाना बाकी है फ्रिक्शन। किधर लगाओगे, टू स्टॉप द मोशन ऑफ ब्लॉक रिलेटेड टू वेज। अभी बताओ, अलाउंग द इंक्लाइन स्लाइडिंग कराने के लिए फोर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है, एक तो mg का कंपोनेंट इधर वाला और एक ma का कंपोनेंट इधर वाला, मतलब mg साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन एंड ma cos थीटा
डाउन द इंक्लाइन। ये इसको नीचे लाना चाहेंगे ब्लॉक को, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर ऐसा लग जाएगा। तो ये है हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। और नॉर्मल रिएक्शन पूछा होता तो क्या होता, mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा, mg cos थीटा माइनस ma sin थीटा पूछा होता तो ऐसा होता। अब स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स विच इज ट्राइंग टू स्लाइड द ब्लॉक और बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ इट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स के इक्वल अपोजिट आ गया। इस तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपने निकाल ली। देखिए, टेंशन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर सेल्फ एडजस्टिंग forces, isn't it? इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है एज पर द सिचुएशन। Therefore, if summation of any two or three is given, we cannot find them individually। कंसेप्ट की बात है, हर एक क्वेश्चन अपन अभी कंसेप्चुअल वाला ले रहे हैं जिससे कि आपका कुछ कंसेप्ट डेवलप हो। तो एग्जाम्पल देकर समझाओ। तो देखिए, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर कुछ म्यू है, एक ब्लॉक रखा है, यहाँ से एक थ्रेड से इसको अपन ने बांध रखा है। अब इसको नीचे लाने वाला कौन, mg का कंपोनेंट mg sin थीटा, मास ऑफ ब्लॉक m, इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है, और रोकने वाला कौन, तो एक तो ये टेंशन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम ये तो कह सकते हैं कि टेंशन और स्टैटिक फ्रिक्शन मिलकर mg sin थीटा के बराबर है, इसलिए ये रेस्ट में है। पर टेंशन कितना और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना सेपरेटली हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों की वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकती है। दोनों मिलकर mg sin थीटा के बराबर है। ऐसे एक एग्जांपल देखिए, ये वर्टिकल वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये रफ सरफेस है। अब यहाँ पर इसको अपने रख दिया, किसको, ब्लॉक को। इस ब्लॉक पर एक एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया हॉरिजॉन्टल F, तो ये रेस्ट में रहेगा, इस कोने पर अटका हुआ है। तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे, एक तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और एक यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो हम ये तो कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन ने मिलकर इस कैपिटल F को बैलेंस किया हुआ है, इसलिए इक्विलिब्रियम में है, एट रेस्ट है, इस पर नेट फोर्स 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है। पर नॉर्मल रिएक्शन कितना और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, ये सेपरेटली हम अलग अलग इनकी वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते। तो नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड टेंशन, दे आर सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। इफ देयर समेशन इज गिवन, वी कैन नॉट फाइंड देम सेपरेटली। एक क्वेश्चन IIT JEE में आया था इसी प्रकार का। देखिए, उसमें बताया था कि दो इंक्लाइन प्लेन हैं, उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री ईच, और म्यू की वैल्यू दोनों ही इंक्लाइन प्लेन पर
इन ब्लॉक्स के साथ 0.1 0.1 है, इनके मासेस भी इक्वल हैं। अभी बताओ ये स्लाइड करेंगे या नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये स्लाइड करेंगे या नहीं। तो आपने कहा साहब इस पर वेट का जो कंपोनेंट लगेगा अलोंग द इंक्लाइन वो होगा mg sin 45। इस पर भी नीचे की तरफ mg sin 45, ठीक है। और जो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है म्यू इंटू एन, वो कितना है 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी mg cos 45। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन तो बहुत कम है, इसका 10% ही है, तो स्लाइड करेंगे ना। तो जेई में ये पूछा था कि भाई यहाँ से एक धागा बांधा इस पुली पर, ये पुली फिक्स करी हुई है यहाँ, इस पुली पर से ले जाकर और इस ब्लॉक से बांध दिया, एक ही धागा है ये। अब बताओ ये स्लाइड करेंगे कि नहीं, तो क्या आंसर होगा नहीं करेंगे, क्योंकि धागे से बांध दिया। इधर जितना फोर्स लग रहा है इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है। धागे में टेंशन आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। धागा नहीं होता तो ये नीचे स्लाइड कर जाते। ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लग सकता है कि नहीं, हाँ लग सकता है। फ्रिक्शन तो पहले भी यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, लेकिन वो कम पड़ रहा था इसलिए स्लाइड हो रहे थे। अभी स्लाइड हो रहे हैं क्या, नहीं। तो बताओ टेंशन कितना और फ्रिक्शन स्टैटिक कितना। तो इस एफबीडी देखकर हम ये कह सकते हैं कि टेंशन और स्टैटिक फ्रिक्शन मिलकर mg sin 45 हो रहा है, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में। टेंशन दोनों तरफ सेम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी दोनों तरफ सेम होगा, क्योंकि सेम फोर्स mg sin 45 को बैलेंस करना है। समेशन ऑफ दीज टू फोर्सेस इज नोन टू यू, but you cannot find tension and static friction separately. This was the question asked in IIT JEE. तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन भी बड़ा कंसेप्चुअल है। देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप है, XY प्लेन को मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन कहा, तो z एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगी। अब यहाँ एक ब्लॉक रखा है जिसका मास 4 kg है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड दिस हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप मान लीजिए 1/2 है, ठीक है। तो इसमें लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कितना जनरेट होगा बता सकते हो। तो पहले नॉर्मल रिएक्शन बताओ, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, mg w कितना 4g यानी 40 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड 40 के कैप न्यूटन, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन है 40 न्यूटन। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एन, बोले तो 1/2 इंटू 40 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। 20 न्यूटन तक का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इस पर लग सकता है, जनरेट हो सकता है। अब मान लीजिए कि मैंने एक फोर्स इस पर लगाया ऐसा हॉरिजॉन्टल F1, कितना है ये है 20 I कैप न्यूटन। बोलो ये चलेगा क्या, क्या स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी? तो जवाब है नहीं होगी। इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा -I कैप डायरेक्शन में, कितना 20, ठीक है। अच्छा चलो मैंने इस पर एक और फोर्स लगा दिया
इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये, F2 इज इक्वल टू 15 जे कैप न्यूटन। अभी चलेगा क्या, स्लाइडिंग स्टार्ट होगी क्या? तो देखो भैया, कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि इस 20 न्यूटन को एक लिमिटिंग स्टैटिक रोक लेगा, बैलेंस कर लेगा, और इस 15 को दूसरा, तो इसको भी रोक लेगा, उसको भी रोक लेगा। ऐसा नहीं होगा। नेट टेंजेंशियल एक्सटर्नल फोर्स आपको निकालना पड़ेगा। तो नेट टेंजेंशियल एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? तो देखिए 20 न्यूटन इधर लग रहा है एक्स एक्सिस के अलाउंग, और 15 न्यूटन इधर लग रहा है वाई एक्सिस के अलाउंग। हाँ कि ना? ये टेंजेंशियल फोर्सेस हैं। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? इसका रिजल्टेंट इधर आएगा नेट फोर्स कितना? 25 न्यूटन। अब इस 25 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो क्या इसको वो रोक पाएगा स्लाइडिंग से? इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है, उसके अपोजिट फ्रिक्शन लग रहा है। तो क्या ये फ्रिक्शन इसको चलने से रोक पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन, और अप्लाइड नेट एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स कितना है? 25 न्यूटन। तो स्लाइडिंग विल स्टार्ट और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो नेट फोर्स उस डायरेक्शन में 5 न्यूटन बचेगा। उस डायरेक्शन में मतलब ये एंगल 37 डिग्री है, 15 20 को चेक करो। तो मैग्नीट्यूड में तो होगा 5 डिवाइडेड बाई 5 न्यूटन फोर्स से डिवाइडेड बाई मास। मास कितना है? 4 kg। और डायरेक्शन क्या होगी? इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी? तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताओ क्या होगा? तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर बताओ पहले तो क्या होगा? तो ये 4 है, ये 3 है, 3 4 5 का ट्रायंगल है ना। ये मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये 3 4 5 का ट्रायंगल है। ये साइड 3 है तो ये साइड 4 है। तो ये डायरेक्शन क्या है? 4i कैप प्लस 3j कैप, और इसका बनाना है यूनिट वेक्टर, तो इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो बताओ एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आया? तो एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? तो मैग्नीट्यूड तो अपन ने यहाँ से निकाला, नेट फोर्स 5 न्यूटन डिवाइडेड बाई मास, तो ये होगी 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आपने इसमें क्या सीखा कि अगर हमें स्टैटिक या काइनेटिक या फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को देखना है तो हमें पहले नेट टेंजेंशियल एक्सटर्नल फोर्स निकालना पड़ेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाना। इंडिविजुअल एक एक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। 3 ऐसी बुक्स हैं, आइडेंटिकल बुक्स, ईच ऑफ मास m। 3 आइडेंटिकल बुक्स, ईच ऑफ मास m। And coefficient of friction at any surface, coefficient of friction at any surface is suppose mu. Three identical books, each of mass m। अब इसको होल्ड करने के लिए
तीनों को एक साथ ऐसे पकड़ कर ले जाना है मुझे कहीं, तो मैंने इस पर ऐसे दबा के इसको ले जा रहा हूँ पकड़ के। तो इस पर कितना नॉर्मल रिएक्शन, कम से कम कितना फोर्स परपेंडिकुलर टू द दीज बुक्स लगाना पड़ेगा कि कोई फिसल कर गिरे ना। तो आपको फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ n to be applied so that no book slides down। ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, सबका मास m है और हर एक कॉन्टैक्ट सरफेस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये है क्वेश्चन। तो हाथ से अपन ने बुक्स को थामा, तो हाथ से फोर्स भी तो लगा होगा। हाँ लगा होगा, कैसा लगा होगा वो तो अपने हाथ पे डिपेंड करता है कैसा फोर्स लगाना है। तो कुछ इस प्रकार का फोर्स लगाया गया कि उसका एक कंपोनेंट तो ऐसा आ जाए और एक कंपोनेंट फ्रिक्शन का बने कि बुक ये वाली स्लाइड ना हो, हाथ में से स्लाइड ना हो। हाथ में तेल लगा लोगे ना अगर, फिर चाहे जितना भी नॉर्मल रिएक्शन लगाओ स्लाइड हो जाएगी बुक। तो फ्रिक्शन भी यहाँ पर है, तो ये फ्रिक्शन ऐसा लग गया जो इसको फिसलने से रोक रहा है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर म्यू 0 होता तो हाथ वहीं रह जाते, बुक्स तीनों नीचे चली जाती। तो बुक्स को जो रोका गया, हाथ ने जो फ्रिक्शन लगाया बुक्स पर, वो ऊपर की तरफ लगाया। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन है। FBD बना रहा हूँ मैं, इसका वेट नीचे, कौन संभालेगा इसके वेट को? तो इधर से जो फ्रिक्शन लगेगा वो संभालेगा और उसका रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन। ऐसे ही इससे भी एक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ और उतना ही इस पर नीचे की तरफ। सिमेट्री है। अब ये वाला एक्शन रिएक्शन पेयर मान लो F1 F1 है, तो ये भी F1 F1 होगा और ये भी F1 हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये F2 है सब स्टैटिक फ्रिक्शन। F1 हो चाहे F2 हो, सब स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इस प्रकार से बन गया इनका FBD। नॉर्मल रिएक्शन इस पर इधर लग रहा है तो इधर इस पर ऐसा लगेगा, इस पर ऐसा लगेगा, इस पर ऐसा लगेगा, इस पर ऐसा लगेगा। तो ना ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हैं, ना ये वर्टिकली फॉल कर रही हैं। तो क्या इक्वेशन बनती है? बीच वाले के लिए देखो 2F1 इज इक्वल टू mg, और साइड वाले के लिए देखो वर्टिकली फॉल नहीं हो रही, तो mg प्लस F1 डाउनवर्ड है और अपवर्ड है सिर्फ F2। तो बताओ F1 बढ़ा के F2, F1 कितना आया ऊपर वाली इक्वेशन से mg/2, F2 कितना आया 3mg/2। स्टैटिक है ना ये दोनों? हाँ स्टैटिक है। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन से एक्सीड नहीं करना चाहिए, वरना वो स्टैटिक फ्रिक्शन हमें अवेलेबल ही नहीं होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब ये जो फ्रिक्शन हमें चाहिए बड़ा वाला F2, ये मैक्सिमम अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन को एक्सीड नहीं करना चाहिए। और ये कितना होगा? ये होगा म्यू इंटू एन। किसी भी सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स, जहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन n है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन। तो बताओ n कितना होना चाहिए? n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3mg अपॉन 2 म्यू। दिस इज द आंसर। What minimum value of normal reaction is required?
बताओ आंसर क्या आया। नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम जो है वो 3mg/2μ ऐसा होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, पर इतना तो होना ही चाहिए। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन इतना तो चाहिए ही चाहिए हमको, 3/2 mg। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और इसी प्रकार के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपन कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।